पैराग्राफ करके सबको ही लिखेगा? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। 1857 का रिबेलियन हुआ था, तो आरंट यू डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इंस्टा पर कितने 180 के आसपास फॉलोअर्स है ना, 180 के मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। आपको मटेरियल वो हाथों हाथ मिल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इसको यूज करो। So, Mr. Shubham is between us. Give him a round of applause. Good afternoon, everyone, to the teachers, to the students, and everyone present. I'll be conducting this session in English and Hindi because मैंने पंजाबी बोलनी नहीं आती है. I can understand पंजाबी to a very decent extent, but वो बोलने वाली फ्लुएंसी अभी नहीं है मेरे पास because I have had पंजाब good friend circle जिसमें पंजाबी friends रहे हुए हैं. तो I hope it's not an issue with you guys, right? English and Hindi से आप लोगों को किसी प्रॉब्लम नहीं है, right? So first of all, thank you for being here and thank you guys for inviting me over. My name is Shubham Shukla. I have secured an All India rank of 43 in very recently concluded UPSC CSE 2021 and this was my 4th attempt. ये मेरा चौथा मेंस भी था, मतलब मैंने प्रीलिम्स 4 बार क्लियर किए थे, बट मेरा पहला इंटरव्यू था एंड मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड और अगर मेरे some basic details about me, तो I was born in Bihar and I've done my schooling and I lived, my family stays in Kolkata and did my graduation in manufacturing engineering from BITS Pilani. उसके बाद 2018 से prep start है मेरी and finally 2022 में जाके so almost around 5 years of prep लगा. Some ups, lots of downs, but then वो बोलते हैं नहीं, वो Eminem का rap है ना, you only need one shot, one opportunity to seize that moment. कौन सा वो lose yourself, वो रैप सुन लेना. तो वही सीन था कि जस्ट नीड वन शॉट टू सक्सीड. वेल यू कैन हैव 100 शॉट्स टू फेल. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज कि सम ऑफ यू माइट हैव रिटन प्रीलिम्स, सम ऑफ यू माइट हैव रिटन मेंस, कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं. बी वेरी पेशेंट इन योर जर्नी. ये जर्नी वो सबसे पहले बड़ी चीज़ ये सिखाती है कि कैसे पेशेंट रहा जाता है. आप पेशेंट रहिएगा, आप परसिवियर करिएगा, आप डटे रहिएगा, तो you will be a very good civil servant for the future as well. Not just an UPSC aspirant, but a civil servant for the future. So this was in brief about my journey. तो मैम प्लान ऐसा रख रहे हैं कि I'll tell something about my journey, what are the things I did not, and then बच्चे क्वेश्चन पूछ लेंगे. That would be better, right? तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. It depends on you guys, but पॉइंट ये है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आप लोग वैसे पहले ये बताइए कि किसने कितने आज तक प्रीलिम्स या फिर मेंस दिया है एंड कितने मतलब कि एकदम मतलब बाकी सब तो एकदम. तो क्या सिंगल फॉर एक अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं? मल्टीपल अटेम्प्ट्स है, राइट. फेयर इनफ. तो मतलब वी हैव अ मिक्स्ड क्राउड जिसमें कुछ वेटरन्स भी हैं, कुछ फर्स्ट टाइमर्स भी हैं. फेयर इनफ. तो आई बी टेलिंग लिटिल अबाउट how I did by prelims, mains, थोड़ा interviews का idea दे दूँगा, what all mistakes that I made and what all things are expected out of you in gen. And then आप लोग जो के जो भी questions पूछने होंगे, we can have that interaction. ठीक है? Perfect है? तो चलो शुरू करते हैं. तो first of all, एग्जाम का साइकिल सबको पता ही होगा. प्री मेंस इंटरव्यू. प्री में 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के. जीएस वाला आपका एक्चुअल मार्क्स काउंट होता है, सीसैट में क्वालिफाई करना होता है, राइट. तो मोस्टली प्री के लिए लोग क्या करते हैं, फिर मैंने क्या किया था, आई फोकस्ड अ लॉट ऑन जो बेसिक बुक्स आते हैं आपके. लाइक मैंने किसी से ओपनली मतलब किसी कोचिंग से कोचिंग नहीं किया अदर देन फॉर माई ऑप्शनल, वो भी क्रैश कोर्स के लिए. तो focus a lot on your basic books. This is something that I recommend you and this is something that your faculties must be recommending you as well. Basic books हो गए, NCERTs हो गए, आपके notes हो गए. एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे मतलब सोर्सेज के पीछे मत भागो कि मॉडर्न हिस्ट्री में यही पढ़ ले रहे हैं, 5 किताबें पढ़ ली मॉडर्न हिस्ट्री में, कोई सेंस नहीं बनता है. गांधी जी ने ही डांडी मार्च किया था. किसी 5वीं किताब में जाके आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा डांडी मार्च नहीं मिलेगा. पॉइंट ये है कि कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड रिवाइज करते रहो. तो फर्स्ट पॉइंट इज कीपिंग योर सोर्सेज लिमिटेड बट गुड सोर्सेज. ऐसा ना हो कि रैंडमली कोई बुक उठा दिया, बोल दिया मैंने तो भाई लिमिटेड सोर्स रखा था, तो वैसा भी नहीं करना है हमें, राइट. कीप योर सोर्सेज लिमिटेड. नंबर 2, रिवाइज करते रहिए उनको. रिविजन एज मच एज पॉसिबल. लोग बोलते हैं इस एग्जाम में कॉमन सेंस का इसका खेल है. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में जो आपके लिए डिसाइड करती है वो होती है रिविजन. आप रिवाइज कर रहे हो मतलब यू आर इंश्योरिंग दैट थिंग्स गेट इनटू योर हेड.
आप लोग बच्चे तो नहीं हो ना कि मतलब वो बैठ जाओगे रटने की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ये कॉजेज थे, ये कॉन्सिक्वेंसेज थे। आपको रिवाइज करना होगा, एंड यही रिवाइज करोगे तो यू गेट एन आइडिया क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे यू डू। थर्ड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो इज द फैक्ट दैट आपको इस एग्जाम में बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। प्री में, मेंस में, इंटरव्यूज, प्री मॉक इंटरव्यूज होते हैं। तो जितना आप लोग बोलते हैं ना कि देयर इज दिस वेरी फेमस कोट, यू कैन आल्सो यूज दिस इन योर एसए एथिक्स में, कि द मोर यू स्वेट ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड द लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। ठीक है ना, मतलब जितना तैयार है आप मॉक्स में और इसमें करेंगे उतनी कम दिक्कतें आपको मेन उसमें आएंगी। तो ट्राई करिए, गिव एज मेनी गुड मॉक्स एज पॉसिबल, जो भी सोर्स हो, लाइक इफ यू आर enrolled in some sort of mock test, okay, नहीं तो टेलीग्राम, ऑनलाइन, हर जगह बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप दिल्ली जाके मॉक लिख के आओ, किसी को जाना है भाई बिल्कुल आपकी डिसीजन है, लाइक इट्स लाइक एन इंडिपेंडेंट एजेंट चॉइस। बट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मॉक्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक्स दे दिया, उसको छोड़ दिया जाए? बताइए आप लोग, मॉक्स दे दिया हम लोगों ने, मॉक्स लिख लिया, ये हिस्ट्री का मॉक हो गया, खिड़की के बाहर नहीं। जो मॉक्स लिख लिया, आप लोग को देखना पड़ेगा कि आप लोगों ने मॉक्स में किया कैसा है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, कैसे किया है। कुछ हो सकता है कुछ नया मिल जाए, कुछ पुराना रिवाइज हो जाए इसके थ्रू। तो आपके मॉक्स के लिए जब आप कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से इंश्योर करना पड़ेगा कि यू आर एनालाइजिंग योर मॉक्स वेरी वेल, एंड दिस इज एंड अगेन एनालिसिस इज द फॉर्म ऑफ रिविजन। यू आर रिकलेक्टिंग समथिंग, राइट? आपने क्वेश्चन सही किया है, फाइन, उसका सोल्यूशन देख लो, उसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन गलत किया है, वापस पढ़ो, मे बी यू माइट बी मिसिंग समथिंग, या फिर आपको नहीं पता है, फिर कोई कंसेप्ट गलत हो, आपने मॉक्स के थ्रू उसको सही कर लिया। ठीक है ना, तो मॉक्स दे रहे हो तो मॉक्स को एनालाइज भी करना है। एंड फिफ्थ स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द डे ऑफ एग्जाम। 3 C's आते हैं, कामनेस, कॉन्फिडेंस एंड कॉमन सेंस। एकदम काम रह के एग्जाम देना है, कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। अगेन अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि डांडी मार्च किसने शुरू किया, गांधी, अरे यार गांधी जी होंगे कि नहीं, इतना बड़ा एग्जाम यूपीएससी कैसे पूछ सकता है कि गांधी जी हैं, ये पक्का शुभम शुक्ला होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट, अरे मेरे को सब आता है जी, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 100 के 100 क्वेश्चन मार के आ रहा हूँ मैं, वो भी नहीं करना है। कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। एंड द थर्ड सी इज कॉमन सेंस। यूज योर कॉमन सेंस इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे जिन लोगों ने प्री दिया होगा, कितने क्वेश्चंस आप लोग को श्योरली आते थे? 35-30? मैंने अपने 4 अटेम्प्ट में 40 से ज़्यादा श्योर क्वेश्चंस कभी किए ही नहीं है, मेरे 4 बार प्री निकला। पॉइंट ये है कि एट योर बेस्ट 40 to 45 क्वेश्चंस आपको पता होंगे कि लाइक हाँ ये मैंने पढ़ा है कहीं, इसका मुझे पता है। बाकी जो 60 क्वेश्चन का ब्रैकेट है, 60 से 65 क्वेश्चन का ब्रैकेट, उसमें आपको इंटेलिजेंट गेसिंग एंड ऑप्शन एलिमिनेशन करनी है। अगेन इट्स नॉट गेसिंग, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, ये नहीं है। लॉजिक लगा के करना है, जो आपने पढ़ा है उसका इस्तेमाल करके आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। कई बार कॉमन सेंस विल हेल्प यू विद दैट। जैसे 2021 का एक क्वेश्चन था मिताक्षरा एंड दया भाग, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके क्वेश्चन देखिएगा। उसमें अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, आप सिंपली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो फिर 2 ऑप्शन में चॉइस आ जाता है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि आप अगर आप कॉमन सेंस रख रहे हो, योर लाइफ विल बी वेरी इजी फॉर प्री। आंखें खोल के ऑप्शंस देख के, मतलब सोचो क्यों हो सकता है वो ऑप्शन वहां पे, क्या रीजन है कि मतलब कोई चीज हो रही है, कोई चीज नहीं हो रही है, राइट? वैसे ही एक कोई रिपोर्ट थी ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके, एंड उसमें 4 ऑर्गेनाइजेशंस थे। उनमें से अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो 3 ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड चौथा ऑर्गेनाइजेशन वाज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम करता था। बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट में काम ही नहीं करते थे। तो ऑब्वियसली आंसर वही होगा, यही कॉमन सेंस आपको लगाना है। अगेन गाइज, एक डिस्क्लेमर, बोलते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वैसे ही कंप्लीटली रिलाइंग ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग इज इंजूरियस टू योर स्कोर। आपको इंश्योर करना है वो 30, 35, 40 क्वेश्चन जो आते हैं उनको सही करना है। उसके बाद जो बचे हुए 60 क्वेश्चन में उसमें आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं। टारगेट ये रखो कि अगर 90 क्वेश्चन प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो तो 60 से 65 के आसपास सही हो,
तो कट ऑफ, बिकॉज वी कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट द कट ऑफ, राइट, इट्स एन अनकंट्रोलेबल, वी कैन नॉट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। तो यही इंश्योर करना है एटलीस्ट 80 अटेम्प्ट करके आया करो। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है मॉक्स में तो 80 to 85, 85 to 90। अगर एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती थी तो मैं 90+ मार के ही आता था। हाँ, हमेशा एक दो क्वेश्चन के चलते ही अंदर होता था। आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट मेरा कभी फॉरेस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। मेरा हमेशा 2 या 3 मार्क्स के ही अंदर होता था, बिकॉज मुझे पता था कि 1 या 2 क्वेश्चन मैटर करता है। जहां आपको पता है कि आपने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, वहां स्टैटिस्टिकली भी देखोगे तो आपको अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स से 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में आपने 5 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। सॉरी, इन 10 क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, लेकिन इनमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो क्या मतलब कि 2 ऑप्शन चूज करने हमें, तो गलत हो सकता है, गलत नहीं भी हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। अब मान लो इनमें से 5 क्वेश्चन सही हो गए, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 5 क्वेश्चन सही में आपको कितना मिलता है? 5 into 2 बोलो, +10। और जो 5 क्वेश्चन गलत हो गए उसमें आपका कितना कटेगा? 5 into 2/3 मतलब -3.33। तो इफेक्टिवली आपने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, उसमें आपका प्लस हो रहा है +10, माइनस हो रहा है 3.33। तो ओवरऑल प्लस कितना हो रहा है? 6.67 हो रहा है कि नहीं? तो स्टैटिस्टिकली मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, स्टैटिस्टिकली भी अगर आपका 2 ऑप्शन आए, आपने किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वैसे ही अगर आप देखिएगा स्टैटिस्टिकली किसी क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाए हैं, तो उसमें भी आपका प्लस ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकली एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ऑलवेज अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। टारगेट यही है कि एक ऑप्शन मिनिमम एलिमिनेट करना है। एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया, ट्राई करना एक और एलिमिनेट हो जाए। 2 एलिमिनेट हो गया तो भाई वो 50-50 वाला आ गया, तो वही टारगेट करना एक और एलिमिनेट हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो 2 पे मार्क करना है। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है 2 पे मार्क, तो जो 3 बचे उनमें से 1 में मार्क करना है। आप लोग घर जाओ, एक बार खुद जाके कैलकुलेट करो कि मान लो 10 क्वेश्चन है, उसमें से आप 10 में एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हो, तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3, मतलब उसमें 3 सही और 7 गलत हो गया, तो 3 सही का क्या हो गया? +6 हो गया। 7 गलत का क्या होगा? 14/3 मतलब 4.67। इसमें भी प्लस आ रहा है कि नहीं आपका? इसलिए इफ यू गाइज आर एलिमिनेटिंग एन ऑप्शन, डू अटेम्प्ट। ये मैं चीज़ लोगों को समझाता हूँ वेरी स्टैटिस्टिकली पॉसिबल है। बट अगेन मैं वापस आप लोग को एक चीज़ सचेत कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, इट इज़ ऑलवेज इंटेलिजेंट गेसिंग एंड नॉट गेसिंग। अक्कड़ बक्कड़ में हमें वो नहीं करना है। लोग बोलते हैं सी मार्क कर लो, सी सबसे परफॉर्मेंट है, नहीं, डू नॉट फॉल इन दिस लॉजिक। आप लोगों को क्या करना है? इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, ठीक है। मोस्टली दिस इज अबाउट प्री का दूसरा पेपर है सीसैट भाई बोलते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम है, सबको आता है बट सबको परेशान है। इट्स लाइक हैविंग अ गर्लफ्रेंड, एवरीवन वांट्स अ गर्लफ्रेंड बट एवरीवन इज लाइक वरीड अबाउट हैविंग अ गर्लफ्रेंड। सीसैट का ये सच्चाई है। पॉइंट क्या है? बिकॉज सबको लगता है अरे यार इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, एक हफ्ते पहले पढ़ के निकाल लेंगे। नहीं, अगर आपका इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी सारे इंजीनियर्स का भी ये दिक्कत हो रहा है सीसैट करने में, कट ऑफ है आपका 1/3 ऑफ द पेपर, मतलब 66.66। बट लोग उसको इतना लाइटली ले रहे हैं कि अच्छे लोगों का, मैंने अपने एक रूममेट का देखा है, उसका हर बार फॉरेस्ट क्लियर होता है, हर बार नियम से। उसका पिछले साल वो सीसैट क्लियर नहीं हुआ, 65 या 64 आए थे उसके, एक क्वेश्चन से इधर उधर रह गया था। पॉइंट ये है सीसैट को लाइटली नहीं लेना है। 2 ही सेक्शन है आपके, इंग्लिश, क्वांट्स, इनमें से एक सेक्शन को अपना स्ट्रांग बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर इंग्लिश वाले सेक्शन को स्ट्रांग बना रहे हो तो भाई वो बैंक एग्जाम में पूछते हैं ना पैराग्राफ, तो कोई भी बैंक एग्जाम वाले उस ऐप होता है, बहुत सारे ऐप आते हैं, उनमें से ही सॉल्व कर लो कंप्रीहेंशन। अगर क्वांट वाले क्वेश्चन सेक्शन को स्ट्रांग करना है तो भाई क्वांट के बेसिक्स सीख लो आप लोग। जैसे हर साल एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का, एक बोट का अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला, एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आता ही है नियम से। क्वेश्चन का टाइप चेंज कर देगा बट थ्योरी यही रहेगी। तो आप लोग को यही इंश्योर करना है कि एक सेक्शन स्ट्रांग हो और दूसरा सेक्शन में कुछ करके आ जाए, जो भी आपकी चॉइस है, कौन से सेक्शन आपको स्ट्रांग करना है। बट डू नॉट टेक सीसैट लाइटली। तुमने वो मूवी देखी है गजनी? देखिए
मूवी सब देखते हैं, सी साइड कोई नहीं देता है, ठीक है। तो गजनी देखिए, उसमें देखते हैं ना संजय सिंघानिया पूरे शरीर में टैटू बनाता है, कल्पना वॉज किल्ड, ये सब आप लोग भी टैटू बनवा लो। मत बनाओ, पॉइंट है बोलने का कि सी सैट को इग्नोर मत करो, जरूरत पड़े दीवार पे लिख लो। कई अच्छे मेरे एक दोस्त का आईपीएस मिल रहा है, उसको मिल गया है उसको इस बार, उसका वापस दिया, सी सैट क्लियर नहीं हो रहा है उसका इस बार। जीएस में उसके 140 है, जीएस पे मतलब प्रीलिम्स के पेपर में बहुत। सी सैट उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट है इस बार, उसको आईपीओ वापस ट्रेनिंग में आएगा हम लोग के साथ। 140 मिल रहा है उसको उस जीएस में, सी सैट क्लियर नहीं हो रहा है। तो डू नॉट डू दिस, डू नॉट इग्नोर योर सी सैट पेपर। दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट प्री, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसको मैं एंड में पूछूंगा, आई डिस्कस द एवरी फेजेस, राइट। अगला आपका आता है मेंस। मेंस में भाई 9 पेपर होते हैं, 2 पेपर आपके हो गए इंग्लिश और आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू आर वांट टू। इनमें क्या करना है, इनको बस पास करना होता है। तो बेस्ट सोर्स इनको प्रिपेयर करने का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो आपको प्राय वाची और क्या क्या पूछते हैं ना, वो ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ट्रांसलेट टू पंजाबी, ट्रांसलेट टू हिंदी, प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व कर लो। पेपर आराम से कंप्लीट होगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये पेपर ऐसा है कि ये पेपर आपको एक्स्ट्रा दिन देता है ऑप्शनल के लिए पढ़ने के लिए। बट डू अगेन देयर आर पीपल हु डू नॉट प्रैक्टिस दिस पेपर एट ऑल एंड दे फेल इन दिस पेपर। जैसे मेरा एक एनआरआई दोस्त टाइप का था, मैंने मतलब वो बाहर रह, पूरा स्कूलिंग बाहर से की है, वो आया यूपीएससी दिया, प्री पता नहीं कैसे क्लियर हो गया, मेन से उसको हिंदी आती ही नहीं, वो बैठा हुआ है हिंदी में, उसका फाइनली वो नहीं हुआ, तो चला गया डैड का बिजनेस संभालने ओमान कतार कहीं पे। तो अगर आपके डैड का बिजनेस ओमान कतार है और तब तो भाई इग्नोर कर दो, नहीं तो थोड़ी बहुत देखते हो। एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जो एग्जाम वाले दिन ना, उस दिन सुबह आपके जो लोकल, अगर मान से अगर आपका पंजाबी होगा फुल लैंग्वेज, राइट, तो उस दिन सुबह पंजाबी का पेपर पढ़ लो। अगर मान लो आपका हिंदी हुआ तो उस दिन सुबह आप हिंदी का भी पेपर देख लो। एटलीस्ट इसलिए और क्योंकि का स्पेलिंग सही लिख के आना। नहीं मैम, ये मेरे साथ होता है कि मैं खुद, जैसे ऑब्वियसली हिंदी की प्रैक्टिस नहीं है हम लोग, इसमें तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो इसलिए कि मैंने इंग्लिश में स्पेलिंग दी थी ISLIYE। इसलिए जहाँ पे आई है वहाँ पे मतलब छोटी ई होगी, ई है वहाँ पे मतलब बड़ी ई होगी। मतलब बोलते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। बट पॉइंट ये है कि एक न्यूज़पेपर कभी बीच में देखते रहो यार, अपने लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में। इन केस यू गाइज आर कंफर्टेबल विद योर लोकल लैंग्वेज, वेल एंड गुड, तब तो मतलब इन 2 पेपर्स का कोई टेंशन नहीं है। लैंग्वेज पेपर्स का आपको यही है, प्रीवियस ईयर्स के थ्रू आप लोग सॉल्व कर लो, हो जाएगा। इसके बाद आपके आता है 4 GS पेपर्स, 1 ऐसे का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर्स। तो पहले ऐसे पेपर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसे पेपर में आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर और कंटेंट। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि कैसे आप ऐसे को डिवाइड कर रहे हो, क्या है, क्या पार्ट्स है, क्या पार्ट्स नहीं है। इंट्रोडक्शन, बॉडीज में बहुत सारे पैराग्राफ, कैसे आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से लिंक करते हो, इसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। ये एक चीज़ होती है ऐसे की। तो आपको ऐसे को एक ऐसे की तरह लिखना है, एक फ्लो होनी चाहिए। जैसे आप जीएस में करते हो कि ना कि क्वेश्चन के 2 पार्ट है, तो क्वेश्चन पार्ट 1 आंसर किए तो पार्ट 2 ऑफ दैट क्वेश्चन स्टार्ट्स इमीडिएटली विदाउट एनी कनेक्शन टू द फर्स्ट पार्ट। ऐसे में ऐसा नहीं होता, ऐसे में आपको कनेक्ट करना है पैराग्राफ्स को। बहुत लोग देखते होंगे, बेस्ट सोर्स होगा इसके लिए आगे, आई टेल यू एट द एंड। मेंस के लिए जो 7 पेपर हैं, टॉपर्स की कॉपी पढ़ने की आदत बना लो आप लोग। इनफैक्ट जिनका अगले साल प्री है या फिर अगले के अगले साल प्री है, आप लोग महीने में एक वीक ऐसा लो, उसको टॉपर्स कॉपी वीक बना लो। लेट्स से हर महीने के लास्ट वीक आप लोग क्या कर लेते हैं, जुलाई के लास्ट वीक 7 दिन है, तो लास्ट मंडे ऑफ जुलाई आप GS1 के किसी टॉपर की कॉपी पढ़ोगे, ट्यूसडे को GS2 की टॉपर की, वेडनेसडे को GS3 के टॉपर की। ये आप लोग हैबिट बना लो एक अच्छे से, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि टॉपर्स कैसे सोच के लिखते हैं, क्या सोच के लिखते हैं, क्या कैसे उनका आंसर, कैसे उन्हें नंबर मिल रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये हो जाता है, दिस इज नॉट, मतलब आपको समझना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच किया, कैसे एक ऐसे लिखा है, ठीक है। तो वही ऐसे में क्या करना है कि आपको इंटरकनेक्टेडनेस रखने पैराग्राफ्स के बीच में। ये हो गया स्ट्रक्चर वाला पार्ट। दूसरा आ गया कंटेंट। तो कंटेंट भाई आप जो जीएस में पढ़ोगे, जो ऑप्शनल में पढ़ोगे, जो करंट अफेयर्स में पढ़ोगे और जो दुनिया अपने आसपास देखोगे, उसको आपको अपने ऐसे में डालना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कैन वी यूज पॉप कल्चर रेफरेंस, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। जैसे like recently if you might have seen Punjabi songs are being criticized for introducing a lot of materialism in that, गेड़ियाँ मारना and बोलते हैं ना कि like a very guns, drugs and everything। तो मैंने अपने ऐसे में इसका रेफरेंस दिया था कि पंजाबी म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक्स, बट देन इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश
बिकॉज गन्स ड्रग्स इसका फिनोमेना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा, और एक सीनियर ने उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि हाउ इज़ इट लीडिंग टू लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ऐसे करके जो फोक पंजाबी म्यूजिक है, हाउ इट इज़ ट्रांसफरिंग टू योर मॉडर्न पंजाबी और हिप हॉप पंजाबी म्यूजिक, राइट। तो इसका आप रेफरेंस दे सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। डू नॉट बी एक्सप्लिसिट। मतलब आप लेट्स से सर आप बहुत बड़े फोक पंजाबी म्यूजिक एंथुसियास्ट हो, लंबर हुसैन पुरी की फैन हो, ठीक है ना, आपको अचानक से गुस्सा आ गया कि जस मानक क्या गाना बनाता है, उसको गाली नहीं देना है, क्रिटिसाइज करना है फेयर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पे, ठीक है ना, कि आपको यही बताना है कि इसने ये पॉइंट पे गलत कर रहा है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ये है, एक रोड हो रही है, देयर इज अ वैल्यू ऑफ मटेरियलिज्म, कल्चरल इरोशन, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। आपको ये सब पॉइंट्स बोलने पड़ेंगे, ये सब पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेगा। बिल्कुल आपको बॉलीवुड का रेफरेंस लोग देते हैं, हॉलीवुड का रेफरेंस देते हैं, जो आप बुक्स पढ़ते हो उसका रेफरेंस दे सकते हो। ऐसे में आपके पास इसकी लिबर्टी है, यू कैन यूज दिस अ लॉट एंड दिस इज एक्चुअली मेक योर आंसर्स वेरी डायनेमिक। इट्स लाइक कि एक फ्लो हो रहा है, कंटेंट हो रहा है एंड आप एक ऐसे को ऐसे की तरह लिख रहे हो। ये सब आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। अगेन द लास्ट थिंग दैट आई विल टेल यू इन ऐसे, डू नॉट सैक्रिफाइस स्ट्रक्चर फॉर कंटेंट। मतलब स्ट्रक्चर बचाने के चक्कर में कंटेंट को बर्बाद मत कर देना। लाइकवाइज डू नॉट सैक्रिफाइस कंटेंट फॉर स्ट्रक्चर। मतलब आपका ऐसा ना हो जाए कि एक के बाद एक सारे पैराग्राफ कनेक्टेड तो हैं बट पैराग्राफ में कुछ सब्सटेंस नहीं है। एट द सेम टाइम ऐसा ना हो जाए कि आपने एक पॉइंट लिखा और उस पर आपने 10 एग्जाम्पल डाल दिए, तो एग्जाम्पल फ्लो खराब कर देते हैं। एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए, इसलिए डू नॉट सैक्रिफाइस स्ट्रक्चर फॉर कंटेंट। इतना कर लो, टॉपर्स के ऐसे कॉपी पढ़ो, 3-4 महीना बाद आपने 10-15 टॉपर्स की कॉपीज पढ़ ली, हफ्ते में एक टॉपर का कॉपी उठाओ, जो ऐसे के पहले टाइटल लिखो, खुद ऐसे लिखो, अपने टीचर से इवैल्यूएट कराओ, नहीं तो अगर सेल्फ इवैल्यूएशन करना है तो उस टॉपर की आंसर ऐसे से कंपेयर करो, बस ऐसे। इससे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। अगेन आई एम टेलिंग दिस राइट नाउ, आई टेल दिस अगेन, ऐसे, एथिक्स एंड टू एन एक्सटेंड ये ऑप्शनल, इनमें मार्क्स रिलेटिवली आपके बाकी तीनों जीएस पेपर से ज़्यादा आते हैं रिलेटिवली। इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होता है? कोई भी तोड़ सकता है, बस क्या हाथ उठाना पड़ेगा। इतना करो, ऐसे पेपर सेट है आपका। You have good faculties here, consult them, talk to them what works, what not does not work. ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एथिक्स पेपर। अगेन मैंने क्या बताया था, ऐसे एथिक्स आर लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो जनरली क्या होता है कि जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें आपको दिमाग से लिखना होता है। एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसको आपको दिल से लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वाई? लेट्स से क्वेश्चन है करप्शन पे। कौन कौन आप लोग में से ऑनेस्टली हाथ बताओ, किस किस को, हाथ उठा के बताओ किस किस को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है करप्शन के लिए, पैसे कमाने के लिए। कर्मी से मुझे आपके नाम भी नहीं पता है और सारे कैमरा मेरी तरफ है। बता सकते हो किसी को पैसे कमाने हैं आप में से? अब बताओ किसी को देश सेवा करनी है? सर आपको देश सेवा भी नहीं करनी है? मतलब ही है सब है। नहीं, मतलब ही भी नहीं है। आप लोगों को देश सेवा करनी है। और ऑनेस्टली बताओ किस किस लोगों को ऐसा लगता है कि करप्शन देश में बढ़ रहा है, या फिर हम जब जाएंगे तो हम करप्शन साफ करेंगे? ऑनेस्टली हाथ उठाओ। जब हम जाएंगे हम करप्शन साफ करेंगे। तो यही है। अब आपको लगता है कि करप्शन हो रहा है, दिल से आपको करप्शन के लिए गुस्सा आता है, ठीक है ना, आपको ऐसी एथिक्स पेपर में यही लिखना है। बट आपको एथिक्स पेपर में ये नहीं लिखना है कि मुझे करप्शन से गुस्सा आता है, जो करप्ट होंगे मैं उनको गोली मार दूंगा। नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का काम बहुत डिग्निफाइड है। हम बस संविधान के लिए प्रति जवाबदेह हैं। हमें गोली नहीं चलानी ही नहीं है, अनलेस मतलब पुलिस वालों को। हम लोग को तो, बाकी लोगों को तो बंदूक मिलेगी भी नहीं हमें। और वैसे भी उन लोग, पुलिस वाले भी किसी को जाके गोली नहीं मार सकता है, भाई तूने सिग्नल क्यों क्रॉस किया, पटाक। ये नहीं करना है। पॉइंट आपका ये है कि whenever you are writing an answer, write an answer like an administrator, especially for GS4. Why? Everyone hates corruption in this room. आपको कि पुलिस आके बोल दे कि मेरे को 5,000 रुपए दे दो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। Everyone hates corruption. Everyone wants to be in the future कि हम जाके करप्शन हटाएंगे। Yes, sir. तो उस करप्शन हटाने के लिए आंसर लिखो। करप्शन के खिलाफ आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि जो करप्ट होंगे सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा, ये टोन नहीं होना चाहिए। आपका टोन डिग्निफाइड टोन होना चाहिए कि जो करप्ट होंगे उन पे ये धारा लगती हैं, इन धारा के थ्रू, ये प्रिंसिपल्स के थ्रू उनको मैं ये करूँगा कि ताकि उनको मैं अंदर डालूंगा, उनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा ताकि करप्शन देश में कम हो। ठीक है, आपका लैंग्वेज ये होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि दिल से लिखना है ऐसा एथिक्स का आंसर। थोड़ा मैंने यही बोला होगा, थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ कर लो। जज्बाती होकर एथिक्स का आंसर नहीं लिखना है,
लोग गलती करते हैं। मैंने भी एक बार किसी आंसर में लिख दिया था, कोई केस स्टडी आता है ना, तो कोई क्रिमिनल में था, मैंने लिख दिया शूट एट साइट, तो मेरे को पता चल गया था कि मैंने ये गड़बड़ करके आ गया हूँ। नहीं लिखना, मैंने फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में किया था, उस समय मैं भी बच्चा था। ठीक है, तो डू नॉट डू दिस while writing answers from your heart. Make sure you use a little part of your brain as well. बस यही है। केस स्टडीज के लिए अगेन बेस्ट तरीका है, आपको क्लासेस में पढ़ाई जाएंगे, लग जा कराया जाएगा, टॉपर्स की कॉपीज देखो कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं। और जो बाकी जनरल आंसर होते हैं पार्ट ए में, वो जो व्हाट इज सेल्फलेसनेस, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, वो आपके अंदर से आपको आंसर मिलेगा। और एथिक्स में एक चीज़ और, एग्जाम्पल्स भर भर के दो। आप अपने आसपास इतने ईमानदार ऑफिसर्स को देखते होंगे। खेमका सर का नाम सुना है? केपीएस गिल सर भी एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, ठीक है ना। तो लाइक दीज आर द पीपल। या फिर आप देख लो किरण बेदी मैम, या फिर आर्मस्ट्रांग पामे सर, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। आर्मस्ट्रांग पामे सर ने अपने पैसे से एक रोड बना दी अपने स्टेट में, ठीक है, उनके यहाँ पे रोड नहीं था। तो ये सब एग्जाम्पल्स आप डालो। कलाम सर, वाजपेयी सर, नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जी, यही सब एग्जाम्पल्स आपको डालने हैं आपके एथिक्स में। और भी कुछ एग्जाम्पल रियल लाइफ से। अब अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि समथिंग ऑफ ऑनेस्टी दैट यू हैव डन इन योर पर्सनल लाइफ। आपने 80 रुपये का दूध खरीदा 100 रुपये के नोट देके, दुकानदार आपको 80 रुपये चेंज लौटाता है 20 रुपये की जगह, ठीक है ना। आप जाके उसको बोलते नहीं, मुझे 20 रुपये मिलने चाहिए। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल यू कैन यूज। एथिक्स पेपर में यही चीज़ है आपका, जहाँ जहाँ पूछा जाए एथिकली आपको आंसर करना है। कुछ भी हो, कुछ भी डायमेंशन हो, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सबने अपने जीवन में नेक काम किए होंगे, कुछ ना कुछ तो किए होंगे ना। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेक अ डायरी ऑफ कि आज मैंने ये किया, आज मैं एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करवाया, नहीं। बट आपने एक बुजुर्ग महिला को रास्ता पार करवाया, इट इज़ एन एथिकल एक्ट। कहीं आपको कुछ याद आता है कंपैशन पे, एम्पैथी पे, तो आप वो लिख सकते हो। देयर इज नो रॉन्ग इन दैट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल, डेफिनेशन तैयार रखो। डेफिनेशन ऑफ लव, डेफिनेशन ऑफ कंपैशन, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी। एंड अगेन गाइज, मैं वापस बोल रहा हूँ, फॉर ऑल पेपर्स स्पेशली फॉर GS4, राइट लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। जज्बाती नहीं होना है। किसी को यहाँ पे इस रूम में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको करप्शन पसंद है, बट हमें ये भी आंसर में नहीं लिखना है कि कुछ ऐसा कि जिससे मतलब कि लगे कि भाई तो पागल आदमी है, ठीक है। ये है आपका GS4 का क्रक्स। समझ में आ रहा है आप लोग को? पक्का? श्योर? ठीक है। उसके बाद आता है आपका GS 1, 2, 3। तो भाई इसमें बहुत यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी है। अगेन पहली चीज, सारे GS पेपर्स में पेपर कंप्लीट करना है जब टाइम है। नंबर 2, अगर आप नोट्स बनाते हैं वेरी गुड, नहीं बनाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक बुक्स के थ्रू पढ़िए। बहुत सारे टॉपर्स हैं, उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं GS के लिए, वो देख लो। कोई अगर स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना चाहते हैं वो कर लो। बट एट द एंड ऑफ द डे कोई मटेरियल रखो अपने सामने जिसके थ्रू आप रिवाइज कर पाओ। बच्चों, मैंने आपको बार बार बोलना है कि रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। मैं 4 साल 5 साल लगे मुझे समझने में कि रिविजन इज एज इंपॉर्टेंट एज एनीथिंग एल्स इन द होल साइकिल। रिविजन करोगे, दिमाग में चीजें रहेंगी, उनको आप लिख सकते हो, ठीक है। रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही है, जो भी सोर्सेज रखो आप लोग, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, उनको रिवाइज करो, बीच बीच में आंसर राइटिंग करते रहो। अब देखो, आंसर राइटिंग इज अनदर, बोलते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम टाइप का चीज, कि आंसर राइटिंग में कोई बोलता है कि सर क्या करें, फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, डेली आंसर राइटिंग करें, जैसा आपको ठीक लगे, विच एवर यू आर कंफर्टेबल। आप लोग में से कितने लोगों ने आंसर मेंस का आंसर लिखा है आज तक जीवन में? बाकी लोगों ने लिखा भी नहीं अभी तक, कोई बात नहीं। मान लो आप बहुत फ्रीक्वेंट नहीं हो, कुछ नहीं, आप डेली 1 या 2 आंसर से स्टार्ट करो। कोई पहला दिन आपको ये नहीं बोला कि 20 आंसर का एक मॉक दे दो, 1 या 2 आंसर से स्टार्ट करो, उसी में अपने आप को इवैल्यूएट करो। या फैकल्टीज आस्क देम फॉर सजेशंस, क्या है करना है क्या नहीं कर रहे। खुद मान लो किसी टॉपर के आंसर से लिख रहे हो तो टॉपर्स के आंसर कॉपीज को सामने रख के लिखो, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो, यही सब चीज़ तो करना है। आप आज 1 लिखोगे, अगले हफ्ते 2 लिखोगे, तो उसके बाद हफ्ते 3 लिखोगे, 20वें हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते मतलब 5 महीने के अंदर आप एक पूरा मॉक दे रहे हो बैठ के, ठीक है। आपने वो पढ़ा होगा ना, न्यूटन्स कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ शायद, अ बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दिस इज वेरी मच ट्रू फॉर आंसर राइटिंग। नो वन हिट लाइक्स आंसर राइटिंग। क्यों करूं मैं? 7 साढ़े 7 मिनट में मस्त आराम से वो कर लूंगा। मान लो 4 आंसर लिखने में मुझे 30-40 मिनट लग रहे, 40 मिनट में एक मतलब उसका एटर्नल्स का वो हो जाएगा, एपिसोड देख लूंगा मैं, ठीक है ना। ट्रू डिटेक्टिव का एक एपिसोड देख लूंगा,
क्यों करूँ मैं आंसर राइटिंग? तो यही है, आप इनर्शिया में हो, अपने ऊपर पुश करो, स्टार्ट ऑफ स्मॉल, पुश करो कि एक आंसर लिखना है मुझे आज, ज़्यादा नहीं, एक लिखूंगा, कल 2 लिखूंगा, हो सकता है अगले 4-5 दिन तक मैं 2 ही लिखते ना, बट एक दिन आपको मन करेगा कितने 2 लिखूं, आज 3 लिखता हूँ, तो आपके अंदर से आवाज आएगी, आपके अंदर से आवाज आएगी। तो यही करना है आपको, पढ़ना है, रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग करनी है, अगेन एनालाइज करते रहना है। एंड आंसर राइटिंग में एक चीज आई एड, बिकॉज this is something that your coaching is very famous for, and this is something that I also did a lot this time, drawing illustrations. आप लोग ने अपने खुद की कोचिंग का इंस्टाग्राम चैनल चेक किया है, वो मटेरियल देखा ही होगा ना, कैसे मैप्स के थ्रू, इलस्ट्रेशंस के थ्रू, वो निमोनिक्स के थ्रू आपको आंसर्स तो बताए गए, कैसे याद करना है, कैसे वो करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसको भी आप आंसर में यूज़ करिए। मे बी फर्स्ट डे आप आंसर लिख रहे हो, नहीं हो पाए, मे बी नहीं हो पाए। जैसे 1857 का वॉर का क्वेश्चन है, तो 1857 के कॉजेज का क्वेश्चन हो गया, तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि 1857 का वॉर क्यों हुआ, फिर हम लोग बॉडी लिखेंगे क्या क्या ये रीजंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, और फिर हम कंक्लूजन दे देंगे कि इट मार्क द न्यू चैप्टर इन इंडियाज पॉलिटिकल कॉलोनियल हिस्ट्री एंड लेड द वे टू फ्यूचर नेशनल मूवमेंट्स। स्टार्टिंग के दिन हम लोग ये करेंगे। जब आप लोग मेरिट लेवल पे आओगे या फिर आप लोग के मटेरियल में देखोगे कि वो शेड किया हुआ है, कहाँ 1857 का रिबेलियन हुआ है, यही चीज़ है। आप एक छोटा सा कोना में डब्बा बना के एक मैप बना दो इंडिया का, शेड कर दो कहाँ कहाँ है। अब देखो यही चीज़ सिंपल चीज़ है, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, 10 में 4 अगर आपको मिल रहा है मतलब यू आर राइटिंग गुड, आपने अच्छा आंसर लिखे हैं। आपने सबने पे वो पैराग्राफ सब करके सबको ही लिखेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अगेन पैराग्राफ करके सबको ही लिखेगा। अगर आप में से कोई एक छोटा सा इंडिया का मैप बना के शेड कर दो कि यहाँ 1857 का रिबेलियन हुआ था, तो आरंट यू डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? डोंट यू थिंक दिस इज समथिंग that might impress an examiner, given the fact कि वो दिन भर में 50-60 कॉपी चेक कर रहा है, हर जगह पैराग्राफ मिल रहा है, एंड देन आपने एक डायग्राम बना दिया। डोंट यू थिंक ऐसे आपको एक थोड़ा एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा? क्यों सर, लग रहा है कि नहीं? तो यही चीज़ आपको ग्रेजुअली करनी है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होगा। तो जो आपको जो 3.5 या 4 मिल रहा है आपको आंसर का, आपको 4.5 या 5 देगा, 1 नंबर देगा। ही वोंट गिव यू 10 out of 10। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। एक पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं? एक जीएस के पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन कितने नंबर हो गए? 18 से 20, ऐसे 4 पेपर होते हैं, कितने हो गए? 70 to 80। तो आप जो एक क्वेश्चन में आधा से 1 नंबर का जंप कर रहे हो, वो 4 पेपर में मिला के 80 नंबर का जंप होगा। एंड अगर आप लोग को विश्वास नहीं है, जाके इस बार मेरिट लिस्ट आएगी, मार्क्स लिस्ट आई हुई है ना, खोल लेना। एक रैंक पे 8-9 लोग होते हैं। तो जो आप ये छोटे छोटे चेंजेस कर रहे हो ना, 1 नंबर के एक क्वेश्चन में एक डायग्राम डाल दिया, कुछ फ्लो चार्ट बना दिया, कुछ निमोनिक टाइप में लिख दिया, एरो बना के कुछ अलग कर दिया, मतलब एक डब्बा बना के कुछ, मतलब लेट्स से मैप ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। अब जब आप ये कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपका 1 ही नंबर बढ़ रहा है, बट 80 क्वेश्चन अगर आप जाओगे कितना बढ़ रहा है? 70-80 के आसपास बढ़ रहा है। 70-80 ना बढ़े, 50 बढ़ रहा है, 50 ही बढ़ेगा लेट्स से। Isn't it 50 marks more than what an average person is getting? तो मान लो किसी एवरेज पर्सन को 370 मिल रहा है, आपको कितना मिलेगा? 420 मिनिमम। मेरे 434 आए हैं। कितना दूर आप लोग मेरे से, समझ गए? एंड आई एम टेलिंग यू द बेयर मिनिमम। यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि आपको एक रेडीमेड वो बुक्स आती हैं, इंस्टा आपको रील्स देखता ही होगा, नहीं देखते हो आप? देखते हो ना? तो वही थोड़ा बहुत ये सब भी देख लिया करो। आपके वो इंस्टा पर कितने 180 के आसपास फॉलोअर्स हैं ना, 180 के, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। आपको मटेरियल वो हाथों हाथ मिल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उसको यूज़ करो। एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है आपका। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको रेडीमेड वो मिल रहा है, आपको मार्केट में खाक छानने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि शताब्दी बुक करके दिल्ली आओ एंड दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर जाओ, वहाँ पे खोजो, कुछ डायग्राम वायग्राम मिल जाए। आपको रेडीमेड वो मिल रहा है, डायग्राम, निमोनिक्स, कीवर्ड्स का, उसको यूज़ करो। यूज इट रियली वेल इन योर आंसर्स एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी यूज़ किया है। इफ यू गाइस डू नॉट बिलीव, मैंने भी बहुत सारे डायग्राम बनाए थे। ऑल्दो मुझे इस इनिशिएटिव के बारे में बहुत लेट पता चला था, बट तो मेरा लाइफ वुड हैव बीन ईजियर अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स बिफोर। बट मेरे आंसर कॉपीज देखना, उसमें मैंने सेम चीज़ की है। इनफैक्ट इफ आई एम अलाउड टू शेयर, मैंने खुद एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, शुभम शुक्ला आईएएस करके। आप टेलीग्राम में जाओगे मिल जाएगा। इट हैज़ अराउंड 7000 सब्सक्राइबर्स करके, ठीक है?
तो उसमें जाना, मेरे आंसर कॉपीज देखना। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, डायग्राम बनाता है मैं। कल्चर का क्वेश्चन आ गया, कोई अगर कुछ डायग्राम पता है ठीक है, नहीं तो कम से कम एक मैप बना दे कि यहाँ कल्चर के, यहाँ इस पॉइंट पे कल्चर की चीज़ें मिलती हैं। वो इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चन में पक्का एक मैप बना के इंडिया का उस कंट्री के साथ रिलेशन दिखा दिया। यही छोटी छोटी चीज़ें करनी है। अब क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। इसमें सोचोगे सर डायग्राम कहाँ बनाए, ऑब्वियसली इसमें सोचोगे ना क्या डायग्राम बनाए हम लोग, कुछ मत करो, एक ट्रायंगल बनाओ, 3 कोने पे तीनों वैल्यूज रखो, बीच में सिविल सर्वेंट रखो। Aren't you doing this different from what an average person is doing? Aren't you doing this different from what an average person is doing? इस पे आधा नंबर ही एक्स्ट्रा मिलेगा, मिल तो रहा है ना। आधा नंबर मतलब कि you are crossing someone, you are crossing 4 people ahead of you. I am trying to tell you. तो है, इसको यूज करो बहुत इफेक्टिवली। टॉपर्स के कॉपीज पढ़ो, मिलेगा आपको इसमें। आपके खुद के नोट से देख लो, निमोनिक्स बहुत सारे डायग्राम बने हुए, प्रैक्टिस करो। इसमें शायद इसी बार या फिर किसी मॉक में जूट का क्वेश्चन आया था। मेरा पहला चीज इंस्टिंक्ट यही बना कि जूट ठीक है, ये हाँ यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, एक मैप बनाते हैं। वहाँ पे जूट कहाँ मिलेगा आपको? लोअर गैंजेटिक वैली में, लोअर असम वैली में मिलेगा। मैप बना के शेड कर दो। अभी देखो, ये चीज आपका ईस्टर्न इंडिया पे लिमिटेड है, तो पूरे इंडिया की मैप बनाने की जरूरत नहीं है, वो ईस्ट इंडिया साइड का ही मैप बना के कर लो। बट पॉइंट बीइंग कि आंसर्स को एनरिच करो। स्टार्टिंग फेज में नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ग्रेजुअली बढ़ेंगे हम लोग। शुरू में आप लोग को 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा आंसर लिखने में, ओके होता है। लेकिन अब जब आप रेगुलरली लिखोगे, इट विल कम डाउन। एंड दिस इज व्हाट योर जीएस पेपर्स 1, 2, 3, 4 इज अबाउट, और इनफैक्ट एनी ऑफ द रिटन पेपर्स इज अबाउट। शुरू में थिंग्स विल बी डिफिकल्ट, बट अगेन देयर इज दिस वेरी फेमस कोट, ये किसी मूवी में मैंने देखा था, इफ इट वेर इजी एवरीवन वुड बी डूइंग इट। आज कौन सा डे है? संडे, फ्राइडे से। फ्राइडे का सीन है भाई, दोपहर का इतने अच्छे मौसम है, आपके दोस्त यार सब गेड़ियां मार रहे होंगे, आप लोग बैठ के क्या एक टॉपर है उसका लेक्चर सुन रहे हो। ठीक है ना? इफ वही बोल रहा हूँ कि इफ इट इज फॉर एवरीवन, इफ इट इज इजी, एवरीवन वुड हैव डन इट। बट इफ यू गाइज आर अ सिलेक्टेड लॉट, यू नीड टू डिग इन डीप। पॉइंट में ये बोल रहा हूँ। और आपने इस रास्ते में आए तो थोड़ा परेशानी झेलोगे, तो बाद में क्या पता आप भी आके टॉपर टॉक दे रहे हो। मैं भी तो आप लोग की तरह कुछ, क्या कितनी तारीख है? 8 जुलाई, राइट? 40 दिन पहले मैं भी आप लोग की तरह स्टूडेंट ही था। ठीक है, आज मैं पोडियम के इस तरफ हूँ, आप लोग पोडियम के उस तरफ हो, यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। हो सकता है आपका 40 दिन 1 सवा 1 साल 1.5 साल बाद है, बट अगर लगे रहोगे तो 40 दिन आएगा, आपको ही मौका मिलेगा पोडियम की तरफ आके बात करने का। पॉइंट यही है, डिग इन डीप, डेडिकेटेडली करो, अपने आंसर्स खुद सोचो क्या इनोवेट कर सकते हो। आजकल आप सुन रहे हो कि पीएम मोदी बोलते हैं ना कि सिविल सर्वेंट्स को इनोवेशन जरूरी है। मन की बात सुनते हो? कोई भी मन की बात सुना करो, बहुत अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन उससे निकल जाएंगे, कंक्लूजन निकल जाएंगे उससे। तो बोल रहे हैं ना, वो तुमने मिशन कर्मयोगी सुना होगा, सिविल सर्विस एंड सर्वेंट्स के लिए पोर्टल टाइप का है। सिविल सर्वेंट्स को आजकल यही चीज़ बोला जा रहा है कि इनोवेट करो। सिविल सर्विसेज की तैयारी आपकी बुक से, एनसीईआरटी से शुरू नहीं होती। आप बाहर जाते हो, कोई गरीब दिखता है, आप उसको कुछ खाने का देते हो, वो एक एम्पैथी आती है आपके अंदर, वहाँ से आपकी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू होती है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। जहाँ आसपास आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, बहुत हद तक कॉमन सेंस से कर पाए। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मेरे इंटरव्यूज में, आई कम टू द इंटरव्यू पार्ट आफ्टर दिस, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन था रोड एक्सीडेंट्स पे, कि रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में क्यों हो रहे हैं। तो इसका कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा कि अ टेक्स्ट बुक ऑन रोड एक्सीडेंट्स ऑफ इंडिया। मैंने नहीं देखी आज तक कि इसने रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर किताब लिख दी है। बट ये सब चीज़ें आपको कॉमन सेंस से पता चलती हैं कि क्यों रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सड़क पतले हैं, लोगों में ड्राइविंग के मैनर्स नहीं है, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है सड़कों पे, कार्स आर नॉट सूटेड। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये मैंने कॉमन सेंस से यूज़ किया था कि आपने सुना होगा कि आपके जो दोस्त होंगे बाहर, वो गाड़ी खरीदते होंगे तो एयरबैग्स कंपल्सरली आता है, मैंडेटरली आता है। इंडिया में इट इज़ अ प्रीमियम फीचर। तो वाई is Indian lives not worth the lives, not worth the same as the lives of foreigners? And airbags को सोचो कितने कम एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट में कितने लोगों की जान बचेगी, इंजरीज कम होगी। तो ये सब चीज़ को ऑब्जर्वेशन से आ रहा है आपके। तो अपने बाहर जब निकलते हो ऑब्जर्व करो, ठीक है? दिस इज वेयर यू स्टार्ट योर आंसर्स, दिस इज वेयर यू एंड योर आंसर्स। आपको आसपास कुछ भी मिल रहा है। सनसेट टीवी के डिबेट्स किसने देखे हैं? कभी भी आज तक देखा है? देखा करो। आपने देखा है सर ना? अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है आपको उस डिबेट से? वही चीज़ है ना,
अब क्या कुछ नहीं, आप खा रहे हो आराम से बैठे बैठे कान में सनसेट टीवी के डिबेट्स देखो। कोई ऐसा जरूरत नहीं कि नॉट 9 to 10 सनसेट टीवी के डिबेट्स शेड्यूल बना के नियम से, खाते खाते ट्रैवल करते करते बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, सनसेट टीवी कुछ डिबेट्स देख लो, क्या डिबेट चल रही है। वाई सनसेट टीवी एंड वाई नॉट रिपब्लिक टीवी और एनडीटीवी? अगेन बिकॉज वहाँ डिबेट नहीं होता है, वहाँ कुछ और ही होता है। ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा उससे आपको। मैं सनसेट टीवी क्यों बोल रहा हूँ? ऑफिशियल गवर्नमेंट वाला है, उसके काम पे डिस्कस करवाना। वहाँ पे खुद पार्लियामेंट्रियंस होस्ट होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं। अब मैं तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस से बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट अगर उदय कोटक chaired a committee on corporate governance, if he comes and gives a lecture, he'll give a lecture 100 times more useful to you guys than what I'm giving on corporate governance, because he has been an expert in that field. तो ये सनसेट टीवी है, सनसेट टीवी के डिबेट्स देखो। पॉइंट ये है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, वो आपके हर तरफ मौजूद है, आपको कैच करना है बस, राइट? तो दिस वाज अबाउट योर मेंस। ऑप्शनल अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी यहाँ पे पॉल साइंस है क्या? माय ऑप्शनल वाज पॉल साइंस। कोई पॉल साइंस, आप पॉल साइंस वाली हैं, ठीक है, PSIR का। तो वही है कि बेसिक बुक्स पढ़ो। अगेन जो मैंने यूजुअली ये रिकमेंड करता हूँ कि GS के लिए नॉट मोर देन 2 सोर्सेज पर सब्जेक्ट। हिस्ट्री में अगर NCERTs देख लो तो अपने नोट्स होंगे प्लस NCERTs कर लो, या फिर एक NCERT देख लो प्लस कोई बुक कर लो स्पेक्ट्रम, या फिर अपने नोट्स प्लस स्पेक्ट्रम कर लो कोई भी। ऑप्शनल के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करो। यू कैन नॉट लिमिट योरसेल्फ टू 2 books 1 book। मैंने क्या किया था, आई विल बी अगेन वेरी ऑनेस्ट, मैंने पॉल साइंस की एक भी बुक नहीं पढ़ी थी। इसका एक रीज़न है, मैंने अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स पता नहीं किस नशे में केमिस्ट्री में दिए थे। इसलिए बच्चों, नशे करना बुरी बात होती है, अटेम्प्ट्स बर्बाद होते हैं, ठीक है। मैंने नशे में केमिस्ट्री में ऑप्शनल दे दिया केमिस्ट्री का। लोगों के आते हैं 300, 280, मेरे यहाँ 140। अगली बार बहुत मेहनत की अपने सेकेंड अटेम्प्ट में, बहुत मेहनत की मैंने केमिस्ट्री में, तो मेरे 140 से 150 हुआ। फिर मैंने बोल दिया भाई अब ये सब्जेक्ट तो त्यागना पड़ेगा, एंड इमीडिएटली मैंने ऑप्शनल बदला अपना, पॉल साइंस लिया। तो भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं बेसिक बुक्स पढूं, बट अगर पास टाइम है तो बुक्स पढ़िए। मैंने क्या किया, एक मैडम है बहुत फेमस दिल्ली वाली, उनके बस नोट्स वो करोल बाग से खरीद लिए, बस खरीदे और वही नोट्स से अपने नोट्स बनाने लगा और वही पढ़ने लगा। और जब प्री क्लियर हो गया तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया उनका। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास 4 महीने के आसपास का टाइम था बस ऑप्शनल तैयार करने के लिए, उससे मेरे पास टाइम ही नहीं था। अगर आप शायद अगले साल देंगी ना, 24 में देंगे, तो आपके पास लिटरली 1-1.5 साल है, तो आप आराम से प्रिपेयर करिए पॉल साइंस। किताब पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़ो। इनफैक्ट पीपल फ्रॉम सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब किसका किसी का है जो नॉन टेक्निकल ऑप्शनल्स, तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। न्यूज़पेपर इज अनदर गुड सोर्स, राइट? तो आपको ऐसे ही करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों को। डिफरेंस क्या है कि जनरल स्टडीज़ आप एक जनरल आदमी के लिए लिख रहे हो। मैंने राइटिंग क्वेश्चन ऑन जनरल स्टडीज़, यू आर राइटिंग फिट फॉर एनी जनरल पर्सन। कोई आप अपना कंडक्टर है बस का, उसको भी समझा सकते हो कि भाई गवर्नमेंट टैक्सेशन इसलिए करती है, टैक्सेशन की पॉलिसी में ये गलतियां हैं, ये खूबियां हैं, ठीक है। ये राइट टू वोट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे काम करना है। यही आंसर अगर ये क्वेश्चन अगर पॉल साइंस में आ गया तो यू डू नॉट हैव टू राइट फॉर दैट पर्सन। पॉल साइंस आपको लिखना है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए, तो आपको ये थ्योरी, वो थ्योरी, इस स्कॉलर का रेफरेंस, इस स्कॉलर ने क्या बोला है वोटिंग के बारे में, इस स्कॉलर का क्या ओपिनियन है डेमोक्रेसी के बारे में, अलग अलग व्यूज डाल के एक मिक्स्ड ओपिनियन बना के आपको प्रेजेंट करना है। इन शॉर्ट, योर ऑप्शनल आंसर्स फॉर योर GS शुड बी जनरल स्टडीज होता है ना, GS में तो क्या होता है जनरल स्टडीज, तो उसके आंसर भी जनरल रखिए, जेनरिक आंसर्स। योर आंसर्स फॉर योर ऑप्शनल शुड बी टेक्निकल। यूजुअली आपके प्रोफेसर, डीप प्रोफेसर चेक करेंगे, या कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है आपका इस सब्जेक्ट में, वो वैसा आदमी चेक करता है। तो आपको अपना लैंग्वेज और टेक्निकल रखना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग में से पंजाबी लिटरेचर बहुत लोगों का सर लेते हैं, इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी, राइट? तो जो आप नॉर्मल पंजाबी बोलते हो, डू यू यूज द वेरी सेम लैंग्वेज इन पंजाबी लिटरेचर? प्रोबेबली नो, आई माइट बी रॉन्ग अगेन, प्रोबेबली नो। आपको कुछ स्पेशल वर्ड, एम्फेसिस वर्ड्स, जो नॉर्मल चीज़ें, आप शायद गेड़ियाँ नहीं लिख सकते हो अपने आंसर में, राइट? यू हैव टू यूज द टेक्निकल लैंग्वेज। सेम चीज़ होता है आपके ऑप्शनल के साथ। जनरल स्टडीज में भी गेड़ियाँ मत लिख देना, ठीक है? अगर पॉइंट बीइंग कि ऑप्शनल इज रिटन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड योर GS इज रिटन फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगेन मैं पॉल साइंस वालों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं खुद पॉल साइंस वाला था। बहुत बार होता है कि पेपर 2 का आप लिख दो, आंसर लिख दो आप PSIR वालों की तरह, मत करना।
इनफैक्ट पॉल साइंस वालों को ये मेरा खुद से दिक्कत होता है, शुरू में इंटरनेशनल क्वेश्चन आते थे, मैं इस स्कॉलर को लिख रहा हूँ, स्कॉलर को लिख रहा हूँ, तो मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मेरे सामने पेपर उठाया, मैंने ऐसे फाड़ा था कि ये PSIR का आंसर है, यहाँ क्या कर रहा है, इसमें 1 दूंगा मैं। PSIR का क्वेश्चन होता, मैं 15 में इसको 7 देता, 8 देता, यहाँ पे मैं 1 दूंगा। 1 इसलिए दूंगा बिकॉज तुम्हें 2 पन्ने भरे हैं। तो जब आप GS का आंसर लिख रहे हो, डोंट मेक इट पॉल साइंस का आंसर। जब पॉल साइंस लिख रहे हो, डो नॉट मेक इट अ GS का आंसर। ठीक है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, स्पेशली पीपल विद नॉन टेक्निकल या ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शनल, राइट। दिस वाज अबाउट योर मेंस, आई हैव कवर्ड प्रॉब्ली एवरीथिंग। लास्ट स्टेज आता है इंटरव्यू, प्रोबेबली द मोस्ट फन वाला स्टेज। रोज सुबह साड़ी पहनो या सूट डालो, जाओ कोचिंग में फ़ोन करो कि हाँ जी मैडम आज स्लॉट खा लिया, इंटरव्यू दे आऊँ, तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल दे दो। तो आप जाते हो, इंटरव्यू वाला कुछ क्वेश्चन पूछता है, आप कुछ क्वेश्चन के जवाब देते हो, कुछ क्वेश्चन जवाब नहीं देते हो। तो इंटरव्यू के लिए टू बी ऑनेस्ट अभी से वरी मत करो। इंटरव्यू स्टेज जब आप लोग आओगे, आई होप ऑल ऑफ यू हियर जो लोग देख रहे हैं सबको ही आ जाए उस स्टेज तक, बहुत मज़ा आएगा उस स्टेज में, बहुत ज़्यादा। क्यों? उसमें एक्चुअली बहुत एंगेजिंग कन्वर्सेशन टाइप की होती है। यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद योर 60 और 65 ईयर ओल्ड रिलेटिव्स, बट एट सेम टाइम यू नो दैट वो रिलेटिव मतलब बड़ा ही मतलब बोलते हैं ना कि चौड़, अलग ही चौड़ टाइप की थी। तो वो रिलेटिव वाज इन अ वेरी पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट, एंड ना वो रिलेटिव तुम्हारे घर आए हैं एंड ही विल बी लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, बहुत इज्जत से पोलाइटली बात कर रहे हो आप लोग। इंटरव्यू इज अबाउट दिस, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, इट्स अबाउट योर स्टेज शो, हाउ वेल आर यू प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड, आप क्या हो, क्या सब्जेक्ट है आपका, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्या इस दुनिया में चल रहा है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इंटरव्यू में यही चीज़ के आसपास घूमता है। इंटरव्यू में जाओ, अच्छे से जाओ, बहुत मतलब लिटरली मज़ा आएगा इंटरव्यू के लिए। आज तक कोई बंदा ये नहीं बोल सकता, हो सकता है ये बंदा बोले कि मेरा इंटरव्यू खराब गया, अच्छा गया है, बट कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे इंटरव्यू देने में मज़ा नहीं आया। आफ्टर ऑल इट्स लाइक कि finally you are breaking free from those rooms and sticky notes and you are going out and meeting real people, real world question हो रहे हैं। ये बहुत मतलब प्रॉब्ली जो मेरा इंटरव्यू था 25 मिनट अगर चला होगा, तो दैट वाज प्रॉब्ली द बेस्ट 25 मिनट्स ऑफ मेमोरी दैट आई हैव आउट द UPSC साइकिल। बहुत मज़ा आता है, ट्रस्ट मी। इंटरव्यू स्टेज इज लाइक कि बहुत एकदम सबसे कम मेहनत में अच्छे स्कोर मिलना। इनफैक्ट ऐसा होता है कि इंटरव्यू जब लोगों को 150 मिलते हैं 275 में, तो पीपल आर लाइक अरे यार कट गया, ऐसा लोग बोलते हैं लिटरली। बट यही चीज़ आप लोगों को बोलो GS में लोग को 250 में 100 आ जाते हैं, बोलते हैं भाई अच्छा हुआ है, लग रहा है लिस्ट में नाम आएगा। मतलब इस टाइप का होता है, इस टाइप का मजेदार चीज़ है इंटरव्यू। अगेन हर स्टेज में लक बहुत वो है इंपॉर्टेंट, बट इट इज़ लाइफ इज ऑल अबाउट लक, मतलब कंट्रोलेबल लक एंड अनकंट्रोलेबल लक। बहुत चीज़ वी कैन कंट्रोल, बहुत चीज़ वी कैन नॉट कंट्रोल। दिस इज वॉट योर लाइफ इज अबाउट। So this was about interview, and there's one last thing that I want to talk to you guys about. उसके बाद I'll take your questions. कि how did I start my preparation? What I want to tell you guys. तो as far as my first or second year in my college was in Rajasthan, Pilani. It's on Haryana border, right? तो मुझे UPSC के बारे में पता था बिकॉज I have family members who are in the bureaucracy, but वो ऐसा खास alignment या interest टाइप का नहीं था। आई कम फ्रॉम कोलकाता, बेस्ट सड़कें, बेस्ट मॉल, 24 घंटे बिजली पानी हर कुछ, नीचे गैराज, उधर ड्राइवर होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ है। पिलानी में गया, पिलानी इज़ लाइक एन एजुकेशन टाउन आउट ऑफ नोवेयर। सर्दी भी ज़बरदस्त पड़ती है, गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ती है, बारिश हो जाती है गलती से, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि कैंपस के अंदर सारी सुविधाएँ थी, बट जब हम कैंपस के बाहर जाते हैं विलेजेस में, तो उतनी इस लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उनके पास। पाइप वाटर का एक टाइमिंग होता था, 24 आवर सप्लाई जो बोलते हैं ना, जो मिशन जल शक्ति में हर घर जल, वैसा नहीं था उस समय। 2015-16 की बात है ये। इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंट होती नहीं, फ्रीक्वेंट रोड्स हैं, स्ट्रे कैटल घूम रहे हैं। एंड आई जॉइंड NSS पता होगा आप सबके कॉलेज में होता होगा, सोशल सर्विस का एक चैप्टर है रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे बात खनकी कि भाई मुझे बोलते हैं ना 2 इंडियाज़ दिख रहे हैं, एक इंडिया जो प्रॉस्पेरस है, एक इंडिया जो प्रॉस्पेरस नहीं है, जिसके लिए बहुत कुछ करना है। तो मैंने उसी समय रियलाइज़ किया था कि probably I can do more for people like them in any part of the country by being an administrator rather than by being an engineer. By my degree I'm an engineer, manufacturing engineer. मुझे लगा कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर IAS, IPS, IRS बन के भी इनके लिए ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ कंपेयर टू एक इंजीनियर बन के।
इंजीनियर तो बन गया, रोड बना लिया, लेकिन बस गाड़ियाँ होने का, तो गाड़ी तक पहुँचने का तो साधन हो, उस एरिया में बस की कनेक्टिविटी तो आए। मैं क्या करूँगा मेटल रोड बना के, जब वहाँ पे बैलगाड़ी ही चलनी है। इनफैक्ट मेटल रोड बनाने पे बैलगाड़ियों का लॉस ही होगा। बैल के होता है ना हुफ्स, वो जल्दी अब के वो हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा था एडमिनिस्ट्रेटर बनने का। तो दिस वाज माय व्हाई डू आई वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट। ये जो वाई होता है ना, दिस वाज माय व्हाई। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सम रीजन और द अदर व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू दिस। किसी को कुछ और प्रूव करना है, किसी को कुछ प्रूव करना है। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाई, हमेशा। योर व्हाई मस्ट बी लाउड एंड स्ट्रॉन्ग। एंड जब आप डीमोटिवेट हो गए कि मन नहीं कर रहा पढ़ने, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का, चलता है, ब्रेक ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट कभी ऐसा हो जाएगा कि 5-6 दिन 7 दिन 10 दिन किताब खोलने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप से पूछो क्यों शुरू ही क्यों किया मैंने इसको। आप भी जाके भी गेड़ियां मार सकते हो, कोई रोका नहीं है, बट आप क्यों यहां हो और आपके दोस्त गेड़ियां मार रहे हैं। हमेशा पूछो, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाई। पहली चीज ये है। दूसरी चीज, treat this exam just like an exam and this exam will treat you just like a human। तो बहुत लोग बोलते हैं, स्पेशली मतलब हमारे यूपी बिहार साइड में एक पागलपन होता है कि आईएएस मतलब ये वो ये, मतलब समझ रहे हो ना, कि अलग ही भौकाल टाइप का रहता है कि आईएएस नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ जीवन में, आईपीएस नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ। वैसा नहीं करना है। एक आईएएस जो चोर है, बेईमान है, करप्शन करता है, उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा वो एक स्वीपर होता है जो अपनी सड़क को साफ करके अपनी ड्यूटी करता है, नियम से करता है। आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस टू, आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू जॉब्स। व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर आप टैक्सेस भी भरते हो ईमानदारी से, तो आप अपना ड्यूटी निभा रहे हो। पॉइंट ये है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम जिसको बहुत हद तक ओवर हाइप किया गया है, वेरी ट्रूली, बिकॉज एक है। आप किसी कैट के टॉपर को आके ऐसे वो सेमिनार देते हुए नहीं सुनोगे। आईएएस का, स्टेट पीसीएस का इसका होता है। इस एग्जाम को ओवर हाइप्ड है बिकॉज हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट, फ्यूडल माइंडसेट है, which is very much true। आप ये बाद में पढ़ोगे, दिस इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, यू डोंट हैव टू बी ashamed ऑफ इट, दिस इज द ट्रूथ। पॉइंट ये है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, इसको एग्जाम की तरह लेना है, इसको जीने मरने की चीज नहीं बनानी है। मतलब ये है, आपको कोई घूमना पसंद है, कहीं ब्रेक लेना पसंद है, बिल्कुल लो। कुछ एक्टिविटी है, हॉबी है, बॉडी बिल्डिंग, वीडियो गेम्स, लिसनिंग टू म्यूजिक से बिल्कुल करो। ऐसा नहीं करना है कि इंस्टाग्राम बंद करके फेंक दिया, वो करके फेंक दिया। मैंने अपने जीवन में 10 घंटा बस एक दिन पढ़ाऊंगा। कुछ इंडिया मेडल जीती थी, वो तो मैं मोटिवेटेड था, 10 घंटे में लगातार मतलब मार दिया। उसके बाद 10 घंटे में पढ़ाई नहीं हुआ, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रेप। जेईई की टाइम तो पढ़ लेते थे, चलो मजबूरन, ठीक है, वरना 6 से 8 घंटा वुड बी आइडियल टाइम। तो 6 घंटे को ऐसे पढ़ो कि इस 6 घंटे में बस आप हो, आपके बुक्स हो, आपके नोट्स हो, आपका लैपटॉप हो, कोई वीडियो गेम, म्यूजिक, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक कुछ नहीं, सब साइड। वो 6 घंटे आप किसी दिन ट्राई करना, इतना ज़्यादा थके निकलोगे ना कि आपको दूसरी सीटिंग मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आपको लगेगा कि आपका कुछ ग्रोथ हुआ है। तो जो टॉपर बोलते हैं ना 18 घंटे पढ़े, 25 घंटे पढ़े, 40 घंटे पढ़े एक दिन में, उनको मेरा नमस्कार। मैं नहीं पढ़ता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ये पता नहीं कैसे पढ़ा होगा उन लोगों ने, ठीक है ना। वो तो भाई, अब वो आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, तो स्टीव रॉजर्स दुबला पतला होता है, उसको एक सुई मार दो वो भी पूरा फुल जाता है। तो भाई कुछ भी हो सकता है, बट देन पॉइंट ये है, डेडिकेटेड 6 आवर्स अच्छे से करो। और जिनका 23-24 में तो भाई उन तो आराम से कर सकते हैं, जिनका 23 में भी उन लोग भी अगर डेडिकेटेड 6 आवर्स ऑफ प्रेप दें, डेडिकेटेड, हो जाएगा। मैं कॉलेज टाइम पढ़ता नहीं था, मैं लिटरली भीख मांगता था कि सर थोड़ा नंबर बढ़ा दो, 6 CGPA आ जाएगी, 6.5 CGPA आ जाएगी। इंजीनियर हूँ, मेरे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में A लगते थे, तब जाके मेरे CGPA 7.5 7.5 बनी है। वैसे बंदे का अगर निकल सकता हो अभी डबल डिजिट रैंक में, तो भाई किसी का भी निकल सकता है, मैं मानता हूँ, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। लास्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ क्यों? बिकॉज भाई बीमार नहीं पड़ना है यार, बीमारी होगी तो जीवन भर भुगतना पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ क्यों? बिकॉज उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आपको लग रहा है इफ यू आर नॉट डूइंग वेल मेंटली, इफ यू थिंक यू आर अलोन, गो एंड टॉक टू पीपल, गो एंड इंटरैक्ट। इफ यू थिंक यू नीड फर्दर हेल्प,
do not shy from going to a counselor or a psychologist or someone who gives professional medical advice. इसे शर्माना नहीं है, it's just another issue जिसको medication and love and care से ठीक किया जा सकता है. अगर आपको आसपास कोई दिखता है जो हल्का probably might be a victim of some sort of mental illness, do not hesitate in helping him. Reach out to them. कई बार हमारे दिमाग सिनेरियोज बनाता है. इनफैक्ट आप लोग देखे होंगे कुछ एग्जाम क्लियर नहीं होता है, छोड़ो इंडिया मैच हारती है, सबसे पहले सिनेरियो क्या बनाता है, किस्मत ही खराब है, जब मैं मैच देखता हूँ तभी हारती है. आप उसमें अपने आप को पनौती बोलने लगते. होता है, कई बार होता है. मुझे याद है 2003 का वर्ल्ड कप जिसमें वो सचिन पहले ही ओवर में आउट हो गया था, इंडिया को 360 रन बनाने थे कुछ. मैं चेज कर रहा था, मैं कितना था, 10 साल का भी नहीं हूँगा. मैं बोल रहा था कि यार मैं मैच नहीं देखता तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती. ये होता है, दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ अस. कि हमें लगता है कि मुझ में ही गड़बड़ है, मैं ही दिक्कत. नहीं, दिक्कत आप में नहीं है. कई बार इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां गलत होती हैं. ठीक है, तो विद प्रॉपर लव, मेडिकल केयर एंड इफ रिक्वायर्ड काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, दिस कैन बी फॉट, दिस कैन बी डिफीटेड. पॉइंट ये है, डू नॉट सफर इन साइलेंस, देयर आर पीपल अराउंड यू. एंड लास्टली, मैंने वैसे लास्टली करके 4 पॉइंट बोल दिया है. लास्टली, बी डेडिकेटेड. सबसे बड़ी चीज़ है, आप डेडिकेटेड हो, बस सबसे इंपॉर्टेंट वही है. आपको रिश्तेदार आके बोलेंगे 28 साल का हो गया, क्या कर रहा है, जॉब कर ले, तेरे चाचू वहाँ पे क्लर्क लग गया, तेरे मामा क्लर्क लग गया, तेरे ये लग गया. क्यों, सोचना ही नहीं है. आप ग्रेड ए ऑफिसर बन के लगोगे, वो कितने सारे क्लर्क खड़े हो जाएंगे, कितने डीएसपी खड़े हो जाएंगे, कितने एसपी खड़े हो जाएंगे. ठीक है ना. पॉइंट ये है कि सबका दिन आता है, थोड़ा पेशेंस रहना है, डेडिकेटेड रहना है. ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये कर लेता तो मेरा हो जाता. वो रिग्रेट मत करना कभी. एंड आपके पास टाइम है, आप लोग कर सकते हो. मैं यही बोलना चाहता हूँ. सो दिस इज प्रॉब्ली एवरीथिंग फ्रॉम माइंड एंड. अब आप लोगों को जो